और मैंने ट्रेन यात्रा में ही इस कविता को लिखा और धन्य समझता हूँ कि इतनी अच्छी लाइन जो है निकली है मेरे कलमों से। अरे गंगा भी अब सूख रही, अरे गंगा भी अब सूख रही, अपने पाप धोने का इंतजाम करो, और हे कलयुग के दुशासन तुम फिर वैसा ना काम करो। हम अपने आप को विकसित दिखाने के चक्कर में अपनी सभ्यता संस्कृति को छोटा समझने लगे हैं। अरे इतना ना बदलो कि अपनी माटी को तुम भूल जाओ, और ऐसा ना हो कि फिर से गुलामी के पल्ले में झूल जाओ। लोग अब ये दाल भात और ये खाने में, हमारे यहाँ जो रोटी है ये सब खाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पिज्जा बर्गर ये सब खाने में लोग लगे हैं। कि जब वो लोग बाहर निकले हों तो किसी के द्वारा उनको ये करके चिन्हित किया गया हो कि अरे ये तो बिहारी है। ऐसा हुआ है कभी आपके? बिहार भी है, मुंबई है, चाहे दिल्ली है, वहाँ भी बिहारी को जो है अच्छे नजर से नहीं देखा जाता है, जबकि देखा जाए तो इतिहास हमारा मजबूत रहा है। अगर आप बिहारी को गाली देते हैं तो देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को गाली दे रहे हैं। आप एक बिहारी को गाली दे रहे हैं तो ये समझिए कि आप चंद्रगुप्त मौर्य को गाली दे रहे हैं, आचार्य चाणक्य को गाली दे रहे हैं। तो ऐसे महान महान हस्ती को आप गाली दे रहे हैं कि कैसे बदले गंगा की धारा, कैसे बुद्ध विचारों को, और किसी के कह देने से कैसे बदल दे हम अपने त्योहारों को। अरे जो जलता है हमसे, अरे जो जलता है हमसे तुम यूं ही उनको जलने दो। हम हैं बिहारी, बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो। हम हैं बिहारी, बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो। बिहार के एक बहुत प्रसिद्ध स्टार थे सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मौत कहीं ना कहीं लोगों को झकझोर दी है। और लिखा था अपने जीवन पे, लेकिन उसी बीच सर सुशांत सर का ये मामला हो गया। हालांकि जो है कि ना किसी से हाथापाई, ना किसी से शिकवा गिला, ना किसी का कर्ज है खाई, ना किसी से धोखा मिला, पर जीवन की तीखी मोड़ों से संभल कर मैं मुड़ ना पाया, कि पर जीवन की तीखी मोड़ों से संभल कर मैं मुड़ ना पाया। अब मौत से भी डर नहीं टूटा है जग से मोह माया। जोड़कर देखा जा सकता है इस कविता को उनसे। पर घेर लिया है काल ने मुझे, पर घेर लिया है काल ने मुझे, मरने पर मैं मजबूर हूँ, और जीने की कोई उम्मीद से लगता है कोसों दूर। इसमें किया अच्छा है इससे कि एक बार आत्महत्या किया जाए, और एक बार में दर्द होगा, उसके बाद तो जीवन से आजाद ही हो जाएंगे। ये है, लेकिन एक्सेप्ट करता हूँ कैमरा के सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों, भारत में जो प्रतिभाएं हैं वो हर जगह हैं, गली कस्बे नुक्कड़ चौराहे। पर समस्या ये है कि वो जो कलाकार हैं, वो जो हमारे बेहतरीन युवा हैं, उनको हम ढूंढ नहीं पाते हैं। तो भारत एक नई सोच आज फिर से ढूंढ लाया है एक उम्दा कलाकार को। आज हम आपको मिलाएंगे विशाल जी से, जिनकी उम्र अभी कच्ची है, लेकिन इनकी जो कलम की ताकत है वो बहुत ही पक्की है। बड़ी परिपक्वता के साथ ये अपनी कविताएं लिखते हैं, और इनकी कविता कहीं ना कहीं एक बार आपके दिल में चोट पहुंचाती है, और आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये लाइन आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है। मैंने इनकी एक दो कविताएं सुनी और मुझे लगा कि हमें अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से विशाल जी को आप तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आप भी समझ सके कि जो समझदारी होती है वो उम्र से नहीं आती है। समझदारी जो है वो परिस्थितियां आपको सिखा देती हैं। अब हालात क्या हैं, कैसे ये इतना परिपक्व बने, ये सभी कुछ हम समझेंगे, इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि इनकी जो कलाकारी है, कलम की जो ताकत है, वो आप तक पहुँचे। तो विशाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप सभी को और आपके जितने भी इस चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं और हमारी जो जनता है, उन सबको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो अपना आप कीमती समय निकाले। आप बिहार से हैं, बिहार के सिवान ज़िले से हैं। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल होगा, क्योंकि मैं खुद भी बिहार घूम के आई हूँ, तो बिहार अभी उतना विकसित नहीं हुआ है जितना 21वीं सदी में हो जाना चाहिए। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये जो आपकी समझ है वो क्या इस वजह से ज़्यादा बेहतर बन पा रही है कि आप परिस्थिति से जूझ रहे हैं? पढ़ने के लिए 2-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, साइकिल चलानी पड़ रही है, खाने के लिए आपको खेतों में काम करना पड़ रहा है। कैसे इतनी समझदारी कैसे आपके लिखने में आ रही है? ये कविताएं जो आप लिख रहे हैं वो इतनी समझदारी के साथ कैसे लिख पा रहे हैं? सबसे पहले तो बात ये है कि हम गाँव में हैं, और गाँव में आप ऐसे जब आएंगी तो बहुत ऐसा सारा चीज मिल जाएगा जो आपको जो है बाहर शायद नहीं देखने को नहीं मिले। तो यहाँ मैंने पढ़ा है और थोड़ा सा हिंदी भी पढ़ा है, तो सोचता रहता हूँ। ऐसे किसी किसी चीज पर ऐसा कोई चीज हो तो उसमें खोया रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, वहीं से ये सब जो है शब्द आते रहते हैं।
बाकी माँ सरस्वती का थोड़ा सा कृपा है, कहेंगे तो। नहीं, कहते भी हैं कि जो समझदारी होती है वो जितनी आप समस्या झेल लेते हैं ज़िंदगी में वही आपको समझदार बनाती है। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं महिला हूँ, तो मैं चाहूँगी कि कविता की शुरुआत जो है वो महिलाओं से ही शुरू हो, क्योंकि कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट। तो आज शुरुआत करेंगे महिलाओं से जुड़ा, अगर आपने कोई कविता लिखी हो तो उसी से शुरुआत करते हैं और दर्शकों को भी पता चले आपकी कविताएं की जो ताकत है वो। तो थोड़ा चाहेंगे हम अपना जो है डायरी अपने पास ले लेते हैं। हाँ, ले लीजिए। आपको हम सुनाते हैं कि हे कलयुग के दुशासन तुम फिर वैसा नाकाम करो, कि हे कलयुग के दुशासन तुम फिर वैसा नाकाम करो, और बदलो अपने सोच को तुम महिलाओं का सम्मान करो, बदलो अपने सोच को तुम महिलाओं का सम्मान करो। अगला पंक्ति इसका है कि माँ भी महिला बहन भी महिला, कि माँ भी महिला बहन भी महिला जिस महिला से तूने जन्म लिया, कि माँ भी महिला बहन भी महिला जिस महिला से तूने जन्म लिया, और कहाँ का है इंसाफ तुम्हारा उस महिला का तूने दुष्कर्म। कि माँ भी महिला बहन भी महिला जिस महिला से तूने जन्म लिया, और कहाँ का है इंसाफ तुम्हारा उस महिला का तूने दुष्कर्म किया। अरे अपनी गंदी सोच से तुम, अरे अपनी गंदी सोच से तुम भारत को ना बदनाम करो, और हे कलयुग के दुशासन तुम फिर वैसा ना काम करो, और बदलो अपनी सोच को तुम महिलाओं का सम्मान करो, बदलो अपने सोच को तुम महिलाओं का सम्मान करो। अगला पंक्ति है इसका कि जिस महिला से है जग सारा, कि जिस महिला से है जग सारा वही बनी हुई है बेसहारा, कि जिस महिला से है जग सारा वही बनी हुई है बेसहारा, और एक दिन बेटी जन्माओगे तुम भी बाप कहाओगे। कि जिस महिला से है जग सारा वही बनी हुई है बेसहारा, एक दिन बेटी जन्माओगे और तुम भी बाप कहाओगे। एक बाप का इज्जत का तुम ऐसे ना ही नीलाम करो, और हे कलयुग के दुशासन तुम फिर वैसा ना काम करो, और बदलो अपने सोच को तुम महिलाओं का सम्मान करो, बदलो अपने सोच को तुम महिलाओं का सम्मान करो। इसमें का लास्ट पंक्ति है कि ऐसा देखते हैं बहुत लोगों को कि जो है शब्दों से आपका कविताओं से सुधरने वाले तो है नहीं, लेकिन दो चार लोग अगर सुधर जाए तो धन्य समझूंगा अपना कविता को, इस कविता को। तो लास्ट पंक्ति हमें कि नहीं समझ में आएगा ये, कि मैं जो कविता बोल रहा हूं तो इस बोलने से क्या होगा, तो वो है कि लास्ट पंक्ति कि नहीं समझ में आएगा ये अभी तो चढ़ी जवानी है, कि नहीं समझ में आएगा ये अभी तो चढ़ी जवानी है, बस इतना सा तुम याद रखो अभी घोर कलजुगानी है। कि नहीं समझ में आएगा ये अभी तो चढ़ी जवानी है, बस इतना सा तुम याद रखो अभी घोर कलजुगानी है। अरे गंगा भी अब सूख रही, कि अरे गंगा भी अब सूख रही, अपने पाप धोने का इंतजाम करो, और हे कलयुग के दुशासन तुम फिर वैसा ना काम करो, बदलो अपने सोच को तुम महिलाओं का सम्मान करो, बदलो अपने सोच को तुम महिलाओं का सम्मान करो। ये कविता था मेरा। बहुत बढ़िया, गजब। और ये एक लाइन हम अगर समझ जाएं, अगर सब में समझदारी आ जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हमारे देश में कानून तो बन रहे हैं, लेकिन आंकड़े जो है वो हमेशा हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर महिलाएं कब स्वतंत्र होंगी, कब मजबूत होंगी और कब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगी। तो बहुत बेहतरीन कविता आपने लिखी है, और जो हमारी बहनें इन कविताओं को सुन रही होंगी वो सोच रही होंगी कि कोई तो है जो हमारे दुख और हमारी परेशानी को अपनी कलम की ताकत बना रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग निकलें और समाज में इन सारी चीज़ों पर बातचीत करें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहूँगी कि मुझे पता चला है कि अभी आपने इंटर पास किया, यानी कि 12वीं की परीक्षा पास की है, तो आपकी उम्र कितनी है और कैसे आप ये सारी पीड़ा और समस्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप एक युवा हैं, लड़के हैं, तो आप कैसे महिलाओं का इतना दुख और परेशानी समझ पा रहे हैं? इतनी संवेदनशीलता कहाँ से आती है? हर कवि में ये है कि आप लोग इतना संवेदनशील हो जाते हैं, तो कहाँ से ला पाते हैं इतनी समझदारी, संवेदनशीलता, ये सारी चीज़ें कैसे हो पाती हैं? जी, इस कविता का अगर बात करें मैम, तो शायद ट्रेन में मैं था पटना से जाते वक्त, तो उस समय जो है एक लोगो लिखा हुआ था उसके गेट पे ट्रेन के कि महिलाओं का सम्मान करें। तो ये शब्द देखकर थोड़ा मेरे मन में आया, लिखता तो पहले से था, तो ये शब्द देखकर थोड़ा मन में आया। और आए दिन जो है आप देख ही रही हैं कैसा मतलब माहौल है। तो इस पीड़ा को देखते हुए
एक भाई के हिसाब से, एक गार्जियन के हिसाब से, गार्जियन के रूप में भले मैं नहीं हूं, लेकिन एक क्या गार्जियन की आपी बीती जो है उसको देखते हुए मेरे मन में ये सब आया लिखने का, और मैंने ट्रेन के यात्रा में ही इस कविता को लिखा, और धन्य समझता हूँ कि इतनी अच्छी लाइन जो है निकली है मेरे कलमों से। अच्छा, आप अपनी परिस्थिति, अपने माहौल को बेहतरीन समझ पा रहे हैं, तो आपने ज़रूर गांव देहात पे कुछ तो लिखा ही होगा, क्योंकि जब आप महिलाओं के बारे में इतना बेहतरीन समझ रहे हैं और आप परिस्थिति और आस पास के माहौल को बेहतरीन समझते हैं, तो पक्का है कि आपने देहात, गांव, इन सारे मुद्दों पर कुछ ज़रूर लिखा होगा। तो मैं चाहूँगी अब दर्शकों को गाँव की माटी की महक का भी स्पर्श कराया जाए, महक भी वो महसूस कर पाएँ, क्योंकि हम शहरों में हैं तो हमें गाँव याद आता है। तो मैं चाहूँगी कि गांव पे अगर आपने कुछ लिखा हो तो वो भी सुनाए दर्शकों को। पहले ही बताया कि मैं सिवान जिले का जो है बड़खड़िया प्रखंड के राछोपाली गांव का रहने वाला है। छोटा सा गांव है राछोपाली, तो गांव है, तो बाहर का इन्वायरमेंट देखकर मैंने उस पर लिखा है कुछ। मेरा प्यारा गांव है, कविता है मेरा, एक सुनाना चाहूंगा कि ना जहां कारखाने की धुआं, कि ना जहां कारखाने की धुआं ना ट्रैफिक का लफड़ा है, कि ना जहां कारखाने की धुआं ना ट्रैफिक का लफड़ा है, और ना जहां गलियों में डस्टबिन ना ही उसमें कचरा है। कि ना जहां कारखाने की धुआं ना ट्रैफिक का लफड़ा है, ना जहां गलियों में डस्टबिन, ना जहां उसमें रखा कचरा है, जहां खेतों में हरियाली, कि जहां खेतों में हरियाली और पीपल का छाव है, जहां आज भी कुएं में पानी और नदियों में नाव है, हाँ वो शहर नहीं मेरा प्यारा गांव है, हाँ वो शहर नहीं मेरा प्यारा गांव। अगला पंक्ति है उसका कि ना जहां वायु की कमी, कि ना जहां वायु की कमी, ना प्रदूषण का नाम है, ना जहां घनी आबादी, ना पानी का दाम है। कि जहां पग पग पे बैलों की जोड़ी, कि जहां पग पग पे बैलों की जोड़ी, अखाड़ों में अनेकों दाव है, जहां लोगों में आपस में संस्कृति सभ्यता और आपस में प्रेम भाव है, हाँ वो शहर नहीं मेरा प्यारा गांव है, हाँ वो शहर नहीं मेरा प्यारा गांव है। आगे की लाइनें जो है मैंने लिखा है, थोड़ा सा गांव और शहर की जो है बीच अंतर को बताया है मैंने। अगला पंक्ति है उसका कि तुम ऑफिस में कमाते हो, कि तुम ऑफिस में कमाते हो तो हम भी खेतों के सरदार हैं, कि तुम ऑफिस में कमाते हो तो हम खेतों के सरदार हैं, तुम जून की धूप भरी गर्मी हो तो हम बसंत की बहार हैं। कि तुम ऑफिस में कमाते हो तो हम खेतों के सरदार हैं, और तुम जून की धूप भरी गर्मी हो तो हम बसंत के बहार हैं, और फुर्सत मिले तो आना मेरे गांव में और देखना, यहाँ लोगों को पैसों से नहीं रिश्तों से प्यार है, यहाँ लोगों को पैसों से नहीं रिश्तों से प्यार है। आखिरी पंक्ति है, और जैसे अब सभ्यता संस्कृति बदल रहे हैं लोग, उस पे है आखिरी पंक्ति इसका कि अरे हमारे यहाँ गाय भी जो खाना नहीं खाती, कि अरे हमारे यहाँ गाय भी जो खाना नहीं खाती, उसे तुम फास्ट फूड बता के खा रहे हो। कि अरे हमारे यहाँ गाय भी जो खाना नहीं खाती, उसे तुम फास्ट फूड बता के खा रहे हो, और अपनी सभ्यता छोड़ के तुम दूसरी सभ्यता ला रहे हो। कि अरे हमारे यहाँ गाय जो खाना नहीं खाती, उसे तुम फास्ट फूड बता के खा रहे हो, और अपनी सभ्यता छोड़ के तुम दूसरी सभ्यता ला रहे हो, और इतना ना बदलो कि अपनी माटी को तुम भूल जाओ। अरे इतना ना बदलो कि अपनी माटी को तुम भूल जाओ, और ऐसा ना हो कि फिर से गुलामी के पलने में झूल जाओ, ऐसा ना हो कि फिर से गुलामी के पलने में झूल जाओ। ये कविता था मेरा। बेहतरीन। और इन कविताओं की जो पंक्तियां हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को समझने के लिए मजबूर करती हैं। हम अपने आप को विकसित दिखाने के चक्कर में अपनी सभ्यता संस्कृति को छोटा समझने लगे हैं। मुझे लगता है ये कविता की आत्मा इसी बात को समझाने की कोशिश कर रही है हम सभी युवाओं को, कि बहुत ज़्यादा विकसित होने के चक्कर में हम कहीं अपनी माटी की खुशबू ना भूल जाएं। बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ये है इस पे कि आप जब बाहरी सभ्यता लाएंगे, अपना सभ्यता आप खोते चले जाएंगे, अपना जो अस्तित्व है आप मिटा देंगे जी। तो इस पे मैंने लिखा था, जैसे थोड़ा बाहर भी, मैं पटना ऐसे रहता हूँ, तो वहाँ कुछ देखा था कि ज्यादातर लोग अब ये दाल भात और ये खाने में, हमारे यहाँ जो रोटी है ये सब खाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पिज्जा बर्गर ये सब खाने में लोग लगे हैं।
ये निकला। अच्छा, मैं विशाल जी, मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि आप बाहर भी निकलते रहते हैं और अभी आपने बातचीत में जिक्र की कि आप जा रहे थे और ट्रेन की वो पंक्ति आपने पढ़ी कि महिलाओं का सम्मान कर, वहाँ से आपने कविता उठा ली। तो जब आप बिहार से बाहर निकलते हैं, भारत के अन्य राज्यों में जाते हैं, जैसे दिल्ली हुआ और भी कहीं जहाँ भी आपका जाना हुआ होगा, वहाँ पर बिहारियों को कैसा ट्रीट किया जाता है, कैसा समझते हैं वो लोग? क्योंकि लोगों की एक समझ बन चुकी है, भले ये समझ बहुत गलत है, लेकिन तब भी बिहारियों को लेकर एक टोन मार दिया जाता है ना? क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपको भी एक लोगों ने फील कराया हो कि आप बिहारी हैं? क्योंकि आपकी एक कविता मैंने सुनी थी, हाँ हाँ मैं बिहारी हूँ, तो उस कविता का जिक्र मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये भी जानूंगी, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप बताइए, या आपके दोस्तों का बताइए कि जब वो लोग बाहर निकले हों तो किसी के द्वारा उनको ये करके चिन्हित किया गया हो कि अरे ये तो बिहारी है। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? सबसे पहले तो मैं बता दूं मैम कि मैं अभी तक बिहार से बाहर एक ही बार गया हूँ, कलकत्ता। जी, 2020 में मैं कोलकाता एक ही बार गया हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है, बाहर जाने की ज़्यादा अनुमति नहीं है और ऐसा जरूरत अभी नहीं पड़ा। अच्छा। तो लेकिन हाँ, ये है कि बाहर आपके दोस्त का कोई ऐसी बात जो आपको कहीं ना कहीं खली हो? जी, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आसपास के लोग जो है बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं कमाने के लिए, उनसे मैंने ये सुना है कि अगर पंजाब वो गए तो वहाँ उनको भैया जी कहा जाएगा। अच्छा है, हमारे यहाँ तो भैया जी सही है, बिहारी होने की वजह से थोड़ा जो है अलग व्यवहार से भैया जी कहता है। बाहर भी है, मुंबई है चाहे दिल्ली है, वहाँ भी बिहारी को जो है अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता है, जबकि देखा जाए तो इतिहास हमारा मजबूत रहा है। अगर आप बिहारी को गाली देते हैं तो देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को गाली दे रहे हैं। आप एक बिहारी को गाली दे रहे हैं तो ये समझिए कि आप चंद्रगुप्त मौर्य को गाली दे रहे हैं, आचार्य चाणक्य को गाली दे रहे हैं। तो ऐसे महान महान हस्ती को आप गाली दे रहे हैं, बिहार को अगर गाली दे रहे हैं। उसी पर मैंने वो आपको लेकिन लोग अपनी सोच नहीं बदलना चाहते हैं। लोगों ने एक अपनी सोच बना ली है और अब वो चाहते हैं कि उसी तरीके से सामने वाले को नीचा दिखा दिया जाए या उन पर उंगली करके उनका मनोबल तोड़ा जाए। क्योंकि हमारे यहाँ ये मान लिया गया है, शहर के लोग ये मान लिए हैं कि बिहार में जो रहने वाले लोग हैं वो शिक्षित नहीं हैं, वो उनको कुछ पता ही नहीं है और उनको ये भी लगता है कि वो आगे नहीं आ रहे हैं। तो शिक्षित नहीं है, सही बात है, लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर अगर आंकड़ा आप 10 साल के निकाल के देखें तो सबसे ज़्यादा IAS और IPS देने वाला हमारा बिहारी। ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम मानते हैं कि इंडस्ट्री नहीं है हमारे यहाँ, थोड़ा पिछड़े हैं, सही है। नहीं, वो कविता के माध्यम से लोगों को बताइए, जवाब दीजिए, जो लोग अपनी ये सोच बना के रखे हैं कि बिहार जो है वो पिछड़ा हुआ है और बिहार में वो क्षमता नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आप वो कविता जो है जिसमें आपने लोगों को चेतावनी देते हुए बताया है कि भैया मैं बिहारी हूँ और मैं बिहारी ही कहलाना चाहता हूँ, वो कविता मैं चाहूँगी मेरे दर्शकों को आप ज़रूर सुनाएं। तो कविता जैसे कि था कि क्या कहते हैं लोग हमें जिसको जो कहना कहने दो। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, तो लोग जब क्या कहते हैं इसको सोचेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे। तो उसी पर था कि क्या कहते हैं लोग हमें जिसको जो कहना कहने दो, हम हैं बिहारी बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो, हम हैं बिहारी बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो। और जो लोग कहते हैं कि परिवर्तन लाओ, बिहारी ऐसे करो वैसे करो, उनसे कहना है कि कैसे बदले गंगा की धारा, कि कैसे बदले गंगा की धारा कैसे बुद्ध विचारों को, कि कैसे बदले गंगा की धारा कैसे बुद्ध विचारों को, और किसी के कह देने से कैसे बदल दे हम अपने त्योहारों को। अरे जो जलता है हमसे, अरे जो जलता है हमसे तुम यूं ही उनको जलने दो, हम हैं बिहारी बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो, हम हैं बिहारी बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो। कि मेहनत कर खाते कमाते, कि मेहनत कर खाते कमाते यही हमारा स्वाभिमान है, कि मेहनत कर खाते कमाते यही हमारा स्वाभिमान है, और चोर डकैत है नहीं भैया हम किसान हैं। कि मेहनत कर खाते कमाते यही हमारा स्वाभिमान है, और चोर डकैत है नहीं भैया हम किसान हैं, और खेती है कर्म हमारा, कि खेती है कर्म हमारा, ये कर्म हमें तुम करने दो। अरे हाँ हाँ हम हैं बिहारी बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो, हम हैं बिहारी बिहार से हमें बिहार के ही रहने दो। अगला पंक्ति है कि हमें भी अच्छा नहीं लगता है घर से बाहर जाने में, क्योंकि बिहार में देखिए मैम कि कल कारखाना ना के बराबर है।
तो हमें भी अच्छा नहीं लग, और पलायन करना पड़ता है यहाँ के लोगों को, तो वही है। और किसी को घर छोड़ने में अच्छा नहीं लगता है अपना, तो उसी पे है कि हमें भी अच्छा नहीं लगता है घर से बाहर जाने में, कि हमें भी अच्छा नहीं लगता है घर से बाहर जाने में, बस थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं औद्योगिक कल कारखाने में। कि हमें भी अच्छा नहीं लगता है घर से बाहर जाने में, बस थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं औद्योगिक कल कारखाने में, और हमसे भी भारत बढ़ रहा, और हमसे भी भारत बढ़ रहा, भारत को तुम बढ़ने दो। हाँ हाँ हम हैं बिहारी बिहार से, हमें बिहार के ही रहने दो, हम हैं बिहारी बिहार से, हमें बिहार के ही। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। और मुझे लगता है ये कविता ना आपकी वो सारी बातें लोगों को समझा देगी जो लोग अभी इन मुद्दों को लेकर बिहार को टोन मारते हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है। आप अपनी कविता में ये मान भी रहे हैं कि हम बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कारखाने जो हैं वो बहुत कम मात्रा में हैं, इसलिए हमें पलायन करना पड़ रहा है। तो आप अपनी कविता में बिहार की समस्या तो बता ही रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि भले हमारे यहाँ समस्या है, परेशानी है, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूँ। और कहीं ना कहीं हमें इन कविताओं से सीख मिलती है कि जो है, जितने संसाधन हैं हमारे पास, जैसे हैं हम अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करें और खुश रहें। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना अपने आप को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपने संसाधन को लोग उससे खुश नहीं हो रहे हैं। इस वजह से समस्याएं और बढ़ रही हैं। क्योंकि बिहार के एक बहुत प्रसिद्ध स्टार थे सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मौत कहीं ना कहीं लोगों को झकझोर दी है। और जितने युवा हैं जैसे हम आप, उन सभी लोगों के लिए एक सवाल था कि आखिर इतनी उपलब्धि पाने के बाद सुशांत ने ऐसा क्यों किया। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो परेशानी का एक कारण ये है कि आप अपनी वर्तमान परिस्थिति को उससे खुश नहीं है, तभी ना आप परेशान हैं। यही बात आप समझ सकते हैं, या और जो भी परेशानी हो, ये जांच का विषय है और अभी भी जांच चल ही रही है। लेकिन मैंने सुना कि आपने उस पर एक कविता लिखी है, और मैं चाहूँगी कि वो कविता भी हमारे दर्शकों तक आप ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि लोगों को वो सीख मिले उस कविता से जो कविता आपने सुनाई थी। जी बिल्कुल मैम। तो ऐसे है कि लिखा था अपने जीवन पे, जैसे कि लॉकडाउन में सबका जो है देख ही रहे थे कि घर में बंद रहते रहते जो है तंग आ गए थे लोग। तो इस पे ऐसा था, अपने जीवन पे लिखे थे। लेकिन उसी बीच सर सुशांत सर का ये मामला हो गया। हालांकि जो है अभी जांच का विषय है, उस पर कुछ नहीं जाना चाहेंगे उधर की तरफ। तो उस पर लिखा था, हालांकि मतलब जोड़ कर देखा जा सकता है इस कविता को उनसे। तो वही कविता था कि जीवन के अंतिम क्षण में जीवन से मन उब गया, कि जीवन के अंतिम क्षण में जीवन से मन उब गया, अभी आसमान में चढ़ता सूरज ना जाने क्यों डूब गया। जीवन के अंतिम क्षण में जीवन से मन उब गया, अभी आसमान में चढ़ता सूरज ना जाने क्यों डूब गया। और अगला पंक्ति है कि ना किसी से हाथापाई, क्योंकि आत्महत्या का कई कारण हो सकते हैं, तो उसका वर्णन है इसमें कि ना किसी से हाथापाई, ना किसी से शिकवा गिला, कि ना किसी से हाथापाई, ना किसी से शिकवा गिला, ना किसी का कर्ज है खाई, ना किसी से धोखा मिला। पर जीवन की तीखी मोड़ों से संभल कर मैं मुड़ ना पाया, कि पर जीवन की तीखी मोड़ों से संभल कर मैं मुड़ ना पाया, अब मौत से भी डर नहीं टूटा है जग से मोह माया। जीवन में हर चीज का स्वाद मुझको अब फीका लगे, कि जीवन में हर चीज का स्वाद मुझको अब फीका लगे, और जीवन के दर्द से अच्छा मौत का दर्द मीठा लगे, जीवन के दर्द से अच्छा मौत का दर्द मीठा लगे। कि डर से भी डर नहीं लगता है, कि डर से भी डर नहीं लगता है, ऐसा है वो यार हुआ, कि डर से भी डर नहीं लगता है, ऐसा है वो यार हुआ, और जीवन से दिल टूट गया है, मौत से अब प्यार हुआ। अगला पंक्ति है कि जब एक जवान बेटा मरता है तो उसके मम्मी पापा पे क्या गुजरता होगा। उस पे है कि माफ कर दे हे माँ, कि माफ कर दे हे माँ, तेरे सारे सपने मैंने तोड़ दिया, और दर्द से टूटा हुआ था मैं, और तुझे दर्द में छोड़ दिया। कि माफ कर दे हे माँ, तेरे सारे सपने मैंने तोड़ दिया, और दर्द से टूटा हुआ था मैं, और तुझे दर्द में छोड़ दिया। और अगला पंक्ति है कि कैसे मांगू माफी पापा, कि कैसे मांगू माफी पापा, आपके रीढ़ का हड्डी मैंने तोड़ा है। क्योंकि जवान बेटा जो है एक बाप के लिए बुढ़ापे में रीढ़ का हड्डी ही होता है। तो उसमें मैंने लिखा कि कैसे मांगू माफी पापा, आपके रीढ़ का हड्डी मैंने तोड़ा है, और बुढ़ापे में भी आपको आत्मनिर्भरता के लिए छोड़ा है, बुढ़ापे में भी आपको आत्मनिर्भरता के लिए छोड़ा है।
अगला पंक्ति है, पर घेर लिया है काल ने मुझे, पर घेर लिया है काल ने मुझे, मरने पर मैं मजबूर हूं और जीने की कोई उम्मीद से लगता है कोसों दूर। हाँ मुझे पता है मेरे जाने पर घर में थोड़ा कोहराम रहेगा, हाँ मुझे पता है मेरे जाने पर घर में थोड़ा कोहराम रहेगा, पर ये भी देख न पाऊंगा इसलिए मुझे आराम रहेगा, पर ये भी देख न पाऊंगा इसलिए मुझे आराम रहेगा। और लास्ट में अंतिम पंक्ति है कि जो है आत्महत्या अच्छी चीज नहीं है, तो इसका मैं मतलब सपोर्ट नहीं करता हूं, आत्महत्या अच्छी चीज नहीं है। तो उस पर अंतिम पंक्ति है कि हाँ मैं गलत हूं, क्योंकि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, उस समय का है कि हाँ मैं गलत हूं, कि हाँ मैं गलत हूं, इसलिए तुम अपने मन से मौत का ख्याल साफ कर दो, कि हाँ मैं गलत हूं इसलिए तुम अपने मन से मौत का ख्याल साफ कर दो, और अलविदा है दुनिया वालों मेरी गलतियों को माफ कर दो, अलविदा है दुनिया वालों मेरी गलतियों को माफ कर दो। ये बहुत बेहतरीन कविता आपने लिखी है और इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ जोड़ने और छांटने की ज़रूरत है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपकी उम्र इतनी कच्ची है लेकिन आपकी समझ इतनी कैसे बेहतर बन पा रही है। और एक सवाल, अगर इस कविता को ध्यान से सुना जाए ना तो कहीं मेरा ये सवाल आपसे ज़रूर बनता है, क्योंकि आपने कहा कि ये आप अपने जीवन पर लिखे हैं आपने कविता, तो आखिर ऐसा क्या था, वो परिस्थिति क्या थी कि आपको ऐसी कविता लिखनी पड़ी? और आप बता रहे हैं कि दुनिया से आप परेशान हैं, तो क्या वो परिस्थिति थी कि आपको ये कविता लिखनी पड़ी? परेशानी कुछ नहीं थी मैम, परेशानी बस यही थी कि ऐसा लग रहा था, मतलब उस समय जिस समय मैं ये सोच रहा था, ऐसे नेगेटिव बातें मेरे दिमाग में थी, उस समय मैं सोच रहा था यही कि जीवन में अभी बहुत कठिनाइयां आनी है। एक तरह से मतलब समझे तो मैं कायर हो चुका था कि जीवन में अभी बहुत कठिनाइयां आनी है, जैसे बाइक चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, जो भी है मतलब बहुत दर्द होगा। तो इससे अच्छा है कि लॉकडाउन मतलब इसमें कि अच्छा है इससे कि एक बार आत्महत्या किया जाए, और एक बार में दर्द होगा, उसके बाद तो जीवन से आजाद ही हो जाएंगे। ये है, लेकिन एक्सेप्ट करता हूँ कैमरा के सामने कि ये गलत था। नहीं तो ऐसे ही कोई मरने के बारे में नहीं सोच लेता है। परिस्थिति क्या थी कि आप मरने के बारे में सोच रहे थे? कुछ तो हुआ होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि देखिएगा तो मैं अपने दूसरे ही लाइन में किया हूँ कि ना किसी से हाथापाई, ना किसी से शिकवा गिला, ना किसी का कर्ज है खाई, ना किसी से धोखा मिला, पर जीवन की तीखी मोड़ों से संभल कर मैं मुड़ ना पाया, अब मौत से भी डर नहीं टूटा है जग से मोह माया। तो वही है कि किसी से कुछ शिकवा गिला, किसी से कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अचानक ये था कि मतलब बहुत आएगा। मतलब आप जिंदगी के संघर्ष से परेशान थे कि मतलब क्योंकि लोग समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम 10वीं में रहते हैं तो हमें 10वीं की परीक्षा बहुत कठिन लगती है और लगता है बस कैसे भी 10वीं पास कर लेना है, लेकिन जब 12वीं में पहुंचते तो वो बहुत कठिन लगती है और लगता है कि 12वीं पास कर ले तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती है। समय समय पर वो जितने आप मजबूत होते हैं उससे ज़्यादा बड़ा पहाड़ आपके सामने आता है और आपको लड़के उसको निकलना होता है और मजबूत बनना होता है। तो ये कविता भले नकारात्मक चीज़ के लिए लिखी गई है, लेकिन आप तब भी इसमें एक सकारात्मक सोच ला सकते हैं। और एक लाइन अगर मैं इस कविता में जोड़ दूँ तो मैं आपको बताऊं कि आपकी जान बहुत कीमती है, आपकी जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद भी अपनी जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, ये भी गैर कानूनी है। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अच्छा, सबसे पहले तो एक बात और है कि आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए इतने ग्राउंड मतलब बहुत ही निचले स्तर से हम लोग गांव से हैं, तो ऐसी प्रतिभा तो आपकी जो ये चैनल है भारत एक नई सोच, अच्छा लगा इस पे कि आप लोग इतने भी नीचे लोग को ऊपर ला रहे हैं। ये आपकी चैनल से बहुत मुझको खुशी और धन्यवाद है आपको, मुझे मौका मिला। विकास जी, भारत एक नई सोच आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही अपने कलम को और भी मजबूत बनाएंगे और देश में हो रही समस्या को उजागर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आपकी उम्र बहुत कच्ची है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आगे आप हर मुद्दे पर बातचीत करें, क्योंकि जो कवि होता है ना वो रवि से भी ऊपर माना जाता है, क्योंकि जहाँ रवि नहीं पहुँच सकता उससे ज़्यादा कवि पहुँच सकता है। कहते हैं ना कि सूरज जहाँ नहीं है उसकी भी परिकल्पना एक कवि कर सकता है। तो
तो आप हमारे समाज में जो भी समस्याएं हैं उस पर मैं चाहूँगी कि आप और बेहतरीन तरीके से लिखें, लोगों को अपनी कलम के माध्यम से जागरूक करें। हम समस्या लोगों को दिखा रहे हैं और मैं भारत एक नई सोच सब यही चाहेंगे कि आप समस्या जो है, भारत की जो समस्या है जिससे भारत कमज़ोर हो रहा है, जैसे कि भ्रष्टाचार हो गया, बाल भ्रूण हत्या हो गई, दहेज प्रथा हो गई, इन सारे मुद्दों पर आप लिखें और समाज को एक आईना दिखाएं कि देखिए समाज की ये सच्चाई है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप अपने भविष्य में इन सारे मुद्दों पर ज़रूर लिखेंगे और अगर आप लिखेंगे तो हम अपने दर्शकों को भी ज़रूर दिखाएंगे, ऐसा मैं वादा पहले से ही कर दे रही हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय हमारे लिए निकाले हैं और आपको ये बातचीत कैसी लगी है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।